हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज हम लेकर के आए हैं यूपी पुलिस जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ये जीके की जो क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्लास को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, शुरू से लेके लास्ट तक क्लास में बने रहिए। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलने वाले हैं यूपी पुलिस का जो एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, देर ना करते हुए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, अंगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? यानी कि जो अंगुलहास जलधारा होती है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, अंगुलहास जलधारा जो होती है ये किस महासागर में बनती है? तो ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर और डी ऑप्शन है अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिंद महासागर में जो अंगुलिहास जलधारा है इसका निर्माण होता है। बात करें अगर तो अंगुलिहास जलधारा जो है, जिसको अंगुलिहास करंट के नाम से भी जानते हैं, यह दक्षिणी पश्चिमी हिंद महासागर से दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट पर ऊपर से नीचे की ओर बहने वाली गर्म पानी की धारा है। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंगुलिहास जो है ये किस प्रकार की जलधारा है, गर्म है या ठंडी है? तो ये गर्म पानी की जलधारा है, यानी कि ये गर्म जलधारा है। कौन? अंगुलिहास। आप कैसे याद करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि ये गर्म है या ठंडी? तो इसके लिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अंगुली का मतलब होता है अंगुलियां और हाथ का मतलब होता है, ये समझ लीजिए, हाथ का मतलब जल जाना। तो आपने जो उंगलियां डाली पानी में तो जल गई, तो पानी गर्म है तभी तो जलेंगी। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि अंगुलिहास जो है वो गर्म जलधारा है। अंगुलियों को हमने पानी में डाला तो उंगलियां जल गई, तो अंगुलिहास गर्म जलधारा है। ऐसे आप रिलेट करके बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। यह एक गर्म धारा है जो विश्व की पश्चिमी धाराओं में सबसे बड़ी है। यानी कि विश्व की जो पश्चिमी धाराएं हैं उनमें, पश्चिमी सभी धाराओं में यह सबसे बड़ी धारा है अंगुलिहास जलधारा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला क्रोड किसका बना होता है? यानी कि जो पृथ्वी होती है, जो पृथ्वी है, मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी का एक छोटा सा कोर अगर हम काटें तो इसकी सबसे जो निचला भाग होता है जिसको हम कोर या क्रोड कहते हैं, तो यह किसका बना होता है? तो ए ऑप्शन है तांबा और जस्ता, बी ऑप्शन है निकेल और तांबा, सी ऑप्शन है लोहा और जस्ता, डी ऑप्शन है लोहा और निकेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लोहा और निकेल के द्वारा भारत का जो पृथ्वी का जो सबसे निचला भाग है क्रोड, यह बना हुआ है। इसीलिए इसको निकेल और लोहा यानी कि फेरस से बनी होने के कारण इसे नीफे के नाम से भी जानते हैं, या नीफे परत भी कहलाती है। आगे अगर हम बात करें पृथ्वी की जो परत है, तो सबसे ऊपरी जो परत होती है इसको भूपर्पटी कहते हैं, उसके बाद जो बीच वाली परत होती है इसको मैंटल कहते हैं, और सबसे अंतिम जो परत होती है इसको कोर या क्रोड के नाम से जाना जाता है। यह दो पार्टों में डिवाइड होती है। ऊपरी जो होती है उसको आउटर कोर यानी कि बाह्य क्रोड कहते हैं, और नीचे वाली जो होती है उसको इनर कोर या आंतरिक क्रोड कहा जाता है। इस प्रकार से जो पृथ्वी की संरचना होती है वह 3 परतों में बटी हुई होती है। फर्स्ट भूपर्पटी, सेकंड मेंटल और थर्ड जो होती है वह कोर कहलाती है। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग हैं, यानी कि 3 पार्ट होते हैं। ऊपरी सतह भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट बोलते हैं, मध्य स्तर मेंटल कहलाता है, और आंतरिक जो स्तर होता है वो धात्विक क्रोड, यानी कि इसमें धातुएं पाई जाती हैं, इसलिए इसको धात्विक क्रोड के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5 जो होता है भाग वह भूपर्पटी का है, जबकि 83 जो भाग है उसमें मेंटल विस्तृत है, और शेष 16 जो भाग है वह क्रोड है। और भूपर्पटी अथवा क्रस्ट की जो मोटाई है वह 8 से 40 किलोमीटर की इसकी मोटाई होती है। आगे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कोर जो होती है, ये परत जो होती है निकेल तथा आयरन से मिलकर के बनी होती है। यह सीमा यानी कि जो बीच वाली परत होती है सीमा, जिसको सिलिका और मैग्नीशियम से मिलने होने के कारण इसे सीमा कहते हैं, और इसका अन्य नाम होता है मेंटल। इसको अन्य नाम मेंटल के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद की जो परत होती है, इसके बाद यानी इसके नीचे की जो परत होती है वह कोर या नीफे कहलाती है, और इसका औसत घनत्व लगभग 11 होता है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? यानी कि जापान का जो मैनचेस्टर है, जापान का मैनचेस्टर वो किसको कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है ओसाका, बी ऑप्शन है टोक्यो,
सी ऑप्शन है नागासाकी और डी ऑप्शन है याकोहामा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में अगर हम बात करें तो ओसाका को जापान के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह जापान का एक महत्वपूर्ण कपड़ा केंद्र है। और अगर बात करें इंग्लैंड का जो एक शहर है मैनचेस्टर, वहाँ पर सबसे अधिक सूती वस्त्रों का निर्माण होता है, वहाँ पर सूती वस्त्रों के उद्योग हैं बहुत सारे, इसीलिए इसी के तर्ज पर जो जापान का ओसाका शहर है वहाँ पर भी कपड़े अधिक मात्रा में, सूती कपड़ों का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है, इसीलिए इसको जापान के मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर की तरह ओसाका जो कि जापान का है, यहाँ पर सूती कपड़ों का उद्योग एक बहुत बड़ा केंद्र है। जापान का 100% सूती कपड़ा इसी शहर के उद्योगों से प्राप्त होता है, इसीलिए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा कि क्यों जापान का जो मैनचेस्टर है वो ओसाका को कहा जाता है। इसी प्रकार जो भारत का मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर हम कानपुर को कहते हैं। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यानी कि जो दक्कन है, दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसकी जो स्थापना है, ये जो संस्था है, संस्था की स्थापना किसने की थी? तो ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और डी ऑप्शन है बिमल चंद्र बनर्जी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं इन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष यानी कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इन लोगों ने मिल करके ही दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष के दौरान दक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने, न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश आगरकर, महादेवन लाल नामजोशी, BHPV केलकर, MS गोले और MK धरप के साथ मिलकर के 1884 ईस्वी में पुणे में की थी। यानी कि हुई कहाँ पर थी? पुणे, यानी कि महाराष्ट्र, पुणे में हुई थी। कब हुई थी? 1884 में। और बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल गणेश आगरकर, महादेवन लाल नामजोशी, VHPV केलकर, MS गोले और MK धरप, इन सभी लोगों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय पर भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रांग, सी ऑप्शन है जॉन मथाई और डी ऑप्शन है अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो है ये उस समय पर 1857 की क्रांति के समय पर भारत का गवर्नर जनरल था। आगे अगर हम बात करें 1857 की क्रांति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, तो लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग जो था ये 1857 की विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल था। और 10 मई 1857 को मेरठ में एक सिपाही विद्रोह के साथ में यह जो 1857 की क्रांति है यह शुरू हुई थी। मेरठ की जो बैरकपुर छावनी है वहीं से ही एक सिपाही विद्रोह के रूप में 1857 की जो क्रांति है ये शुरू हुई थी। बात करें 1857 की जो क्रांति थी उस विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे। यानी कि उस टाइम पे मुगल बादशाह जो थे सम्राट बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम बादशाह भी माने जाते हैं। इनके बाद जो बादशाह तो हुए ही नहीं, मतलब क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो ये सम्राट बहादुर शाह जफर थे। इनको पकड़ करके जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने रंगून भेज दिया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वो दिल्ली के सम्राट बहादुर शाह जफर कर रहे थे। बिहार में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कानपुर में इस विद्रोह को नाना साहब जी ने इसका नेतृत्व किया था। आगे अगर हम बात करते हैं विद्रोह के स्थान, यानी कि 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति, उसमें कहाँ पर विद्रोह हुआ, भारतीय नेता कौन था और ब्रिटिश अधिकारी कौन था जिन्होंने उसका दमन किया हुआ था। तो सबसे पहले बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में किसने नेतृत्व किया? तो बहादुर शाह जो द्वितीय थे, जिनको बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। दमन किसने किया? जॉन निकोलसन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनेंगे। हिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको यहाँ से मिलने वाला है, समझ लो 1857 की क्रांति से। और सबसे ज़्यादा अगर 1857 की क्रांति से पूछा जाता है
तो किस स्थान से किसने नेतृत्व किया और उसका दमनकर्ता कौन था, ये जरूर पूछा जाता है। तो दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, दमन किया था जॉन निकोलसन ने। लखनऊ से नेतृत्व कर रही थी बेगम हजरत महल, यहाँ पर दमन किया था हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब जी, और इनका यहाँ पर दमन किसने किया था, सर कॉलिन कैंपबेल ने इसका दमन किया था। और झांसी और ग्वालियर से नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, और ग्वालियर से तात्या टोपे, और यहाँ पर दमन किसने किया, जनरल ह्यूंगरोज, इन्होंने दमन किया हुआ था। बरेली से कौन नेतृत्व कर रहा था, खान बहादुर खान, और दमन किया था सर कॉलिन कैंपबेल ने। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे, जनरल ऑनसॉन ने इसका दमन किया था। बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, और विलियम टेलर ने यहाँ पर इसका दमन किया हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूरी की पूरी सारी ये जितनी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप खुद समझ रहे होंगे। अगर इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था यूपीपी वाला जो कैंसिल हुआ, तो आप खुद देख रहे होंगे कहाँ से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किस संस्था ने दिया था। यानी कि जो ये नारा है, बाकी भारत जो है भारत भारतीयों के लिए है, भारत है वो भारतीयों के लिए है, ये नारा किस संस्था ने दिया था। तो ये नारा किसने दिया था, तो ए ऑप्शन है अशासकीय संस्था, बी ऑप्शन है आर्य समाज ने, सी ऑप्शन है ब्रह्म समाज ने, और डी ऑप्शन है अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्य समाज का जो नारा था, इस संस्था ने जो नारा दिया था भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा दिया था। अब यहाँ पे आर्य समाज संस्था के संस्थापक सभी लोग बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और भारत भारतीयों के लिए ये जो नारा है, ये आर्य समाज संस्था ने दिया था। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन है, जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में बम्बई में मथुरा के स्वामी विरजानंद जी की प्रेरणा से की थी। इनकी जो आर्य समाज संस्था के जो संस्थापक हैं, इनका नाम पूछा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो थे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना बम्बई में मथुरा के जो स्वामी हैं विरजानंद, इनकी प्रेरणा से इन्होंने की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। यानी कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से कौन सी नदी है जो बहती है। तो ए ऑप्शन है नर्मदा, बी ऑप्शन है सिंधु नदी, सी ऑप्शन है कोसी, और डी ऑप्शन है गोदावरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो नर्मदा नदी है, ये विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकती हैं, ये यहाँ पर जो पर्पल कलर से बनाई गई है, ये है नर्मदा नदी, और ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर के इधर गिर जाती है, अरब सागर में जाकर के इधर गिर जाती है। आगे अगर हम बात करें निकलती कहाँ से है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। तो भारतीय प्रायद्वीप में विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नर्मदा नदी है। यानी कि ये पूर्व से पश्चिम, यानी कि इधर से इस तरफ की ओर बहती है, और ये अमरकंटक शिखर से उत्पन्न हुई नर्मदा नदी की जो लंबाई है, ये 1312 किलोमीटर है। यानी कि जो नर्मदा नदी का जो उद्गम है, ये अमरकंटक शिखर से होता है, यहाँ से ये उत्पन्न होती है, और टोटल इसकी जो लंबाई है नर्मदा नदी की, ये 1312 किलोमीटर है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। यानी कि जो अकबर, मुगल शासक जो अकबर थे, इन्होंने जब गुजरात पर विजय की थी, तो उस विजय की याद में इन्होंने किसका निर्माण करवाया। तो ए ऑप्शन है बड़ा इमामबाड़ा, बी ऑप्शन है बुलंद दरवाजा, सी ऑप्शन है जामा मस्जिद, और डी ऑप्शन है सिद्धि वसीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा जो कि है कहाँ पर, ये वर्तमान में फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बात करें तो गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस या बुलंद दरवाजा का निर्माण इन्होंने करवाया था। इसे गेट ऑफ मैग्निफिसेंस के नाम से भी जानते हैं। तो अगर इस नाम से भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। यह लाल और बलुआ पत्थर से, बफ बलुआ पत्थरों से बना हुआ है, और सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी और जड़ाई से यह सजाया गया है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांच महल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये ऑप्शन है विशाखापट्टनम, बी ऑप्शन है आगरा, सी ऑप्शन है कटक,
और डी ऑप्शन है हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आगरा में कांच महल जो है वह स्थित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कांच महल है, ये कांच महल है जो कि कहाँ पर स्थित है, कांच महल जो कि आगरा में स्थित है, ये आगरा में स्थित है। आगे अगर हम बात करें तो कांच महल सिकंदरा यानी कि आगरा का जो जिला है सिकंदरा यहाँ पर स्थित है और ये अकबर के मकबरे के पास में स्थित है, यानी कि जहाँ पर अकबर का मकबरा बना हुआ है उसी के जस्ट पास में ही यह कांच का महल स्थित है। ये बनवाया गया था जहांगीर के द्वारा, यानी जहांगीर के द्वारा निर्मित शाही और सिक्योर लॉज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था, बनवाया था जहांगीर ने। चौकोर आकार का यह जो कांच महल है ये घरेलू मुगल वास्तुकला की सर्वोत्तम विशेषताओं का प्रमाण है, यानी कि इसमें मुगल जो वास्तुकला है उसको देखने को मिलती है। और इसका जो निर्माण है वो लगभग महल का निर्माण लगभग 1605 से 1619 के बीच में हुआ था, जो कि जहांगीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस देश ने सबसे अधिक फीफा विश्व कप जीते हुए हैं, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सर्वाधिक फीफा विश्व कप जीते हैं। तो ये ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है ब्राजील, सी ऑप्शन है अर्जेंटीना और डी ऑप्शन है पुर्तगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राजील ने अब तक सबसे अधिक फीफा विश्व कप जीते हुए हैं। आप यहाँ पे ब्राजील टीम भी देख सकते हैं, फीफा टीम है ये। ब्राजील ने सबसे अधिक फीफा विश्व कप जीते हैं जो कि कुल 5 बार जीता हुआ है ब्राजील ने। सबसे पहले 1958 में, फिर 1962 में, फिर 1970 में, फिर 1994 में और फिर सन 2002 में। इस प्रकार ब्राज़ील 5 बार कुल विजेता बना हुआ है। फिर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी फीफा विश्व कप 4 बार विजेता बना है। सबसे पहले 1954 में, फिर सेकेंड बार 1974, फिर 1990 और फिर सन 2014 में। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 3 बार जीता है। सबसे पहले 1978 में जीता था, फिर 1986 में और लेटेस्ट सन 2022 में इसने जीता हुआ है। फिर इटली की बात करें तो इटली भी फीफा विश्व कप में 4 बार विजेता बना है। तो अगर 1934, 1938, 1982 इस प्रकार से जो इटली है यह भी फीफा विश्व कप में विजेता बना हुआ है। तो सबसे सर्वाधिक विजेता की बात की जाए तो जो फीफा विश्व कप का सर्वाधिक विजेता है वह ब्राज़ील है, कुल 5 बार यह विजेता बना हुआ है। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि यूपीपी के री एग्जाम के जीके के प्रश्न थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनने की पूरी संभावना है। तो वीडियो आप पूरी जरूर देखिएगा। अगर क्वेश्चन आपको पसंद आते हैं और वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली कोई भी इस तरह से वीडियो हो वो आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।